हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, सारे बच्चे आ जाएं ताकि आज से हम लोग अपनी नई सीरीज स्टार्ट करें जिसमें ग्रामर और वोकैब सब पढ़ना रहेगा हम लोगों को। ग्रामर में सबसे क्रूशियल टॉपिक प्रेपोजिशन, बच्चों की जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी। आइए उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सारे बच्चे आ जाएँ, शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को पता चल पाए और हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। चलिए सारे बच्चे आ जाएं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की जर्नी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर क्या है, प्रेपोजिशन। इसी के बारे में आज हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, फिलर में, इम्प्रूवमेंट में, स्पॉटिंग एरर में, क्लोज टेस्ट में। तो ये चैप्टर आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, चाहे वो वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप बात करें डिफेंस का, ये एसएससी का, चाहे बैंक का। डिफेंस के सारे एग्ज़ाम के लिए भी ये प्रीपोजिशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग वनडे के, सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो लाइटली मत लीजिएगा, बहुत ही मन लगा के पढ़िए, चीज़ों को समझिए ताकि ये चैप्टर में आपकी पकड़ बन पाए और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर लर्नर, देखिए प्रीपोजिशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन पढ़नी होगी, द पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन इन अ गिवन सेंटेंस में कहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा ये पढ़ना होगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन पढ़नी होगी, यानी प्रीपोजिशन का वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया। और प्रीपोजिशन फ्रेजेस वगैरह भी पढ़ना होगा बहुत डिटेल में। काफ़ी लंबी क्लास, ग्रामर की अगर बात करें तो सबसे लंबा टॉपिक यही है, इसके बाद वर्ब है, बाकी ये है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लेंदी ये टॉपिक है, इसीलिए बहुत मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सारे बच्चे आ जाएं, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। हिमांशु जी, ब्रिजेश जी, योगेंद्र जी, इश्का जी, यमुना जी, कुलदीप जी, निधि जी, विकास राय, कंचन, नवम, अमित, चंदू, पवन, सारे बच्चे आ जाएं। सारे बच्चों के लिए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए चलिए स्टार्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह कर दीजिए, सुबह का टाइम है, काफ़ी बच्चे भी सो रहे होंगे। चलिए आइए पढ़ाई हम लोग करते हैं। तो आइए वन बाय वन करके चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं, व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन है क्या, जिसे आप डिफिनेशन भी बोल सकते हो ना, कि प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या है, या फिर प्रीपोजिशन खुद क्या है ना। तो डियर लर्नर, 3-4 डिफिनेशन हमने दे रखी है, ये पीडीएफ वगैरह सब आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। ठीक है, मटेरियल जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उतना तो पीडीएफ टेलीग्राम पे आपका पहुँच जा रहा है, जैसे सक्सेस अप 247 के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना है, और कंप्लीट पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन देखिए, लिखा है प्रीपोजिशंस इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन लिखिएगा, या प्रीपोजिशंस लिखिएगा तो आर लिखिएगा। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स। या फिर a preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and the other words in a sentence। या फिर a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to something else। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, सब एक ही बात है। इस डिफिनेशन को थोड़ा पकड़िए, सबसे ऑथेंटिक डिफिनेशन ये है। क्या कह रहा है कि एक प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक प्रीपोजिशन जो होती है, जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी 8 होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब एंड इंटरजेक्शन। तो उसमें से जो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट मतलब जो शोज मतलब दिखाती है रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन का एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अगर सरल शब्दों में हम आपको समझाएं तो प्रीपोजिशन एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है जो नाउन प्रोनाउन से संबंध दिखाने का काम करती है सेंटेंस के रेस्ट पार्ट से। मतलब बचे हुए जो पार्ट होते हैं उनसे नाउन प्रोनाउन का रिलेशन दिखाती है प्रीपोजिशन। यानी एक बात कंफर्म है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा, और उस नाउन प्रोनाउन के लिए रिलेशन दिखाने के लिए सेंटेंस के और पार्ट हो सकते हैं, वो चाहे नाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, या अदर कोई पार्ट हो। ओके, यानी बात क्या समझ आई कि प्रीपोजिशन एक रिलेशन दिखाने वाला वर्ड होता है। फिर आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, टू मतलब सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करता है, ज्वाइंट करता है यानी जोड़ता है, जबकि प्रीपोजिशन रिलेट करता है।
आइए एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। जैसे लिखा है प्रिया वाज इन द किचन, तो ये देखिए इन प्रीपोजिशन है और किचन नाउन आया, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, नाउन प्रोनाउन ना। तो इस नाउन का रिलेशन प्रिया के साथ दिखाया गया, जिसकी मदद की इस प्रीपोजिशन ने, तो मैंने लिखा है नाउन टू नाउन, यानी नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से। अगला देखिए शी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, तो अब ये देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है ना, स्टेयर्स ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट नाउन हो गया, और ये स्लिप क्या है, वर्ब, तो इस वर्ब का रिलेशन इस नाउन के साथ, तो नाउन टू वर्ब हमने लिखा है। अगला सेंटेंस देखिए लर्नर, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, तो आप ये प्रीपोजिशन है, कंट्री इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी नाउन है, और प्राउड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का रिलेशन नाउन के साथ, तो यहाँ नाउन टू एडजेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेट करने का काम करता है, रिलेशन दिखाने का काम करता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा। अब वो किस वर्ड के साथ रिलेट करेगा वो डिपेंड करेगा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट, लेकिन एक बात कंफर्म है कि नाउन ये प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन ही आएगा। ओके, आइए कुछ और चीज़ों को हम लोग समझते हैं डिटेल में। जैसे अ प्रीपोजिशन समटाइम्स में हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट, कभी कभी एक प्रीपोजिशन एक से ज़्यादा वर्ड भी ले सकता है। जैसे आपने ये पढ़ा भी, ये जाना कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, नाउन या प्रोनाउन। अब वो नाउन प्रोनाउन चाहे एक वर्ड हो चाहे एंड से कई वर्ड हो ना, तो कई बार प्रीपोजिशन के कंपाउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी एक से अधिक ऑब्जेक्ट। जैसे आई गेव मनी टू, अब ये टू प्रीपोजिशन है, एक ऑब्जेक्ट कोमल हो गया एंड एक ऑब्जेक्ट ये हर ब्रदर हो गया, तो यहाँ पे देखिए दो दो ऑब्जेक्ट आया है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल्स बिटवीन ये प्रीपोजिशन होती है, और इसका कितना ऑब्जेक्ट आया है, द बॉयज एक ऑब्जेक्ट है, द गर्ल्स एक ऑब्जेक्ट है, तो यानी दो ऑब्जेक्ट। इसी तरह से द रोड रन ओवर ये प्रीपोजिशन है, हिल एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट है। तो आप कह ये सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में एक आए तो एक ऑब्जेक्ट होगा, हो सकता है एक से अधिक भी ऑब्जेक्ट आए ना, लेकिन जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा होगा प्रीपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पूरी इंग्लिश में दो चीज़ें हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक प्रीपोजिशन, जिनके बाद क्या आता है नाउन प्रोनाउन, ये जो भी आएगा वो किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। पूरी इंग्लिश में ये बात लागू होगी। ओके, पूरी इंग्लिश में दो ही लोगों के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब का और दूसरा आपका किसका होता है, प्रीपोजिशन का। इसके अतिरिक्त किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं होता नॉर्मली। ओके, अब आइए नेक्स्ट बात समझते हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट्स वगैरह अपना बनाते चलिएगा। समझिए, अगला कह रहा है व्हेन टू वर्ड्स आर वर्ब, व्हेन टू वर्ड्स जब दो शब्द आर वर्ब्स, चाहे वो वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, रिक्वायर डिफरेंट प्रीपोजिशंस, अगर उनको ज़रूरत है अलग अलग प्रीपोजिशंस की, तो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस शुड बी यूज्ड विद बोथ द वर्ड्स, तो उन्हें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन देनी चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एंड या कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और आपने उससे दो वर्ड यूज़ किए हैं एंड से, एंड आपका कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है, और अगर ये वर्ड अलग अलग प्रीपोजिशन लेंगे तो इसके साथ भी प्रीपोजिशन आपको क्लियर करनी चाहिए और इसके साथ भी, और अगर ये दोनों वर्ड एक ही प्रीपोजिशन लेंगे तो फिर प्रीपोजिशन सिर्फ लास्ट में लगाना है, दोनों के साथ नहीं। फिर से ध्यान से समझिए, कह ये रहा है कि कोई वर्ड जो प्रीपोजिशन डिमांड करेगा, प्रीपोजिशन लेगा, तो अगर एंड से दो वर्ड अलग अलग ऐड किए गए हैं और दोनों को प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो दोनों के साथ प्रीपोजिशन कनेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर दोनों वर्ड एक ही प्रीपोजिशन डिमांड करेंगे तो प्रीपोजिशन लास्ट में लगाएंगे। ओके, चलिए समझाते हैं हम आपको। जैसे अच्छे समझिएगा, सब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बहुत आते हैं। सारे बच्चे जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर वगैरह करिए भी, सब बच्चे आए नहीं। राहुल जी, विपिन जी,
खुशवाहा जी, कुलदीप जी, आलोक जी, ब्रिजेश जी, उदय जी, सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह करिए, सब बच्चों को पता चले ताकि कि क्लास चलने लगी है। देखिए ये सारे एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल है, ध्यान से समझिएगा। ही वॉज बिजी विथ एंड इंगेज इन द न्यू प्रोजेक्ट। अब देखिए एंड ये कंजंक्शन है, अब एक वर्ड आपने इंगेज ऐसे टू जोड़ा और एक वर्ड आपने बिजी जोड़ा। अब देखिए बिजी के साथ प्रीपोजिशन विद आती है तो देखिए हमने लगाया, और इंगेज के साथ प्रीपोजिशन इन आती है, देखिए हमने लगाया। एग्जाम में क्या करेगा, एक के साथ नहीं लगाएगा तो गलत हो जाएगा। जब दोनों वर्ड अलग अलग प्रीपोजिशन की डिमांड करते हैं तो प्रीपोजिशन अलग अलग देना पड़ेगा। ओके, अगर एक ही प्रीपोजिशन दोनों लेते तो लास्ट में लगा के काम चला लेते, लेकिन अलग अलग चाहिए तो सेग्रीगेट अलग अलग प्रीपोजिशन करना पड़ेगा। अगला, सी इज नाइदर ऑन द रूफ नार इन द रूम। तो नार हो गया, बट हो गया, आर हो गया, एंड हो गया, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे द रूम जुड़ा तो इसके लिए देखिए इन प्रीपोजिशन लगी, द रूफ जुड़ा तो इसके लिए देखिए ऑन प्रीपोजिशन लगी। अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि सरफेस की प्रीपोजिशन आपकी ऑन होती है, इनर साइड की प्रीपोजिशन स्टेट में आपकी इन होती है, तो अभी सब मैं बताऊंगा। अभी आप परेशान मत होइए कि ऑन आएगा कि इन आएगा। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो नाउन या नाउन फ्रेज जुड़ेंगे तो अगर उनको अलग अलग प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट होगी तो देना पड़ेगा अलग अलग। ओके, अगला है अ फ्रॉग, एक जो मेढक होता है, कैन लिव, रह सकता है, ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल ना। तो देखिए लिव के साथ ये लैंड लगा है ना, जमीन पर सरफेस दिखाना है, तो देखिए ऑन प्रीपोजिशन आया। वाटर पानी के अंदर की बात होगी तो इन प्रीपोजिशन आया, और एग्जाम में अगर एक को मिस कर देता तो गलत हो जाता। अगला देखिए ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन। अब देखिए एंड एक कंजंक्शन है, ओल्डर के साथ देन आता है और सीनियर के साथ टू आता है। अगला देखिए ही इज एक्सपर्ट इन एंड कॉन्फिडेंट आप। अब एंड से दो वर्ड जुड़ रहे हैं, एक एक्सपर्ट एक कॉन्फिडेंट, तो एक्सपर्ट के साथ इन प्रीपोजिशन आती है, कॉन्फिडेंट के साथ आप प्रीपोजिशन आती है। अगला थोड़ा समझिएगा, ही इज लुकिंग एंड लाफिंग एट अस। अभी एंड कंजंक्शन है, दो वर्ड जोड़ रहा है, एक लुकिंग और एक लाफिंग। अब मैं आपको बताऊं कि लुकिंग भी एट प्रीपोजिशन लेता, लुक एट होता है, और लाफ एट भी होता है, टारगेट की प्रीपोजिशन है, बाद में बताऊंगा। तो देखिए दोनों वर्ड एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं, जब दोनों वर्ड एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं तो लास्ट में लगाइए बस। तो ये देखिए हमने लास्ट में लगाया। तो अब मुद्दा समझ में क्या आया, निकला क्या, रिजल्ट क्या निकला, मैं इतनी देर से जो आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कंजंक्शन है और किसी कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपने दो वर्ड जोड़ा, वर्ड नंबर फर्स्ट एंड वर्ड नंबर सेकंड। ध्यान से समझिएगा भैया, अगर ये दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन लेंगे, अब आप कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, कौन सी प्रीपोजिशन लेंगे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, प्रीपोजिशन कौन सी आएगी तो भी आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर अलग अलग प्रीपोजिशन की डिमांड होगी तो इसके साथ भी प्रीपोजिशन कंफर्म करनी पड़ेगी और इसके साथ भी प्रीपोजिशन कंफर्म करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन अगर ये दोनों वर्ड किसी कंजंक्शन से जुड़े हो ना, और ये दोनों वर्ड एक ही प्रीपोजिशन लें, तो जब दोनों वर्ड एक ही प्रीपोजिशन लेंगे तो इन दोनों की कॉमन प्रीपोजिशन हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, लास्ट में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही है कि ये जो 5 सेंटेंसेस थे ये सब में अलग अलग प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट थी, तो बिजी के साथ लगाए, इंगेज के साथ लगाए, लैंड के लिए ऑन लगाए, वाटर के लिए इन लगाए, एक्सपर्ट के लिए इन लगाए, कॉन्फिडेंट के लिए ऑफ लगाए ना, रूप के लिए ऑन लगाए, रूम के लिए इन लगाए, ये आपका सीनियर के लिए टू लगाए, ओल्डर के लिए देन लगाए। लेकिन इस बार जो हमने एट लगाया वो लुक के साथ भी एट लगती है, लाफ के साथ भी तो एक बार लगाया। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये अभी मत टेंशन लीजिए कि सर आप कैसे जाने कि सीनियर के साथ टू आएगा, ओल्डर के साथ देन आएगा, लुक के साथ एट। अभी मैं आपको सिखाऊंगा आगे तो आपको भी आने लगेगा। अभी मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि दो वर्ड कंजंक्शन से जुड़े हों और दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन की डिमांड कर रहे हों तो दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा, और दोनों के लिए दोनों एक ही प्रीपोजिशन डिमांड करते हो तो जब दोनों के लिए कॉमन प्रीपोजिशन होगी तो दोनों को कॉमन लेके लास्ट में लगा दीजिए तो काम हो जाएगा। ओके, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पता चला इस तरह का क्वेश्चन देगा तो यहाँ भी ऐड कर देगा, यहाँ भी ऐड कर देगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं तो लास्ट में लगाइए हो गया।
और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पता चला आपका नाइदर द रूफ लिख दिया, इन द रूम लिख दिया तो गलत हो जाएगा, दोनों को देना पड़ेगा। तो प्रीपोजिशन जब आप पढ़ लेंगे डिटेल में तो आपको कंफर्मिटी मिलेगी कि किस वर्ड के साथ कौन से प्रीपोजिशन कनेक्ट होती है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए, काफी क्रूशियल है। देखिए अच्छे समझिएगा थोड़ा, ये नहीं तो समझ में आएगा नहीं हो सकता है। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्फिनिटिव के बारे में अभी ना जानते हो तो थोड़ा जान लें, बाकी जब आप नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब 2 + V1 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये इन्फिनिटिव होता है। ये नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करता है, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव। ओके, बाकी बात डिटेल में होगी कहाँ पे, जब आप इन्फिनिटिव चैप्टर पढ़ रहे होंगे। देखिए तो 2 + V1 को बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो कहा यह जाता है कि अगर ये सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा भैया, ये सेंटेंस है और सेंटेंस के लास्ट में आपने 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव लगा रखी है और उसके पहले आपने कोई नाउन लगाया है, तो ध्यान रखिएगा इस इन्फिनिटिव से इस नाउन को जोड़ने के लिए या रिलेट करने के लिए कोई न कोई प्रीपोजिशन आनी चाहिए। जैसे भी प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट होगी कोई भी प्रीपोजिशन आ सकती है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई न कोई प्रीपोजिशन आनी चाहिए। अच्छा, देखने में बड़ा अच्छा लगेगा और प्रीपोजिशन लगा देंगे तो बड़ा ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन प्रीपोजिशन लगेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ आई? मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए। 2 + V1 को बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। अगर कभी भी सेंटेंस में आपको इन्फिनिटिव लिखा मिले और उसके पहले जस्ट उसके पहले नाउन लिखा हो तो इस इन्फिनिटिव से इस नाउन को रिलेट करना होता है। और अगर आप प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे तो कैसे रिलेट होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो जब आप यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे तो भले ना दिखे कि उसके बाद नाउन है, लेकिन इसके पहले नाउन लिखा होता है। तो अगर आप प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे तो ये इन्फिनिटिव इस नाउन से रिलेट नहीं कर पाएगा, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आइए फिर समझिए अच्छे से चीज़ों को समझिए डियर लर्नर। बेसिक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए जैसे समझिए, यू हैव अ हाउस, आपके पास क्या है, आपके पास एक घर है। एक मिनट, देखिए डियर लर्नर क्या लिखा है, लिखा है आई हैव अ हाउस टू लिव इन। तो देखिए इन प्रीपोजिशन हमने लगाई, न लगाते तो गलत हो जाता। सी बॉट अ चेयर टू सीट ऑन प्रीपोजिशन लगाई, न लगाते गलत हो जाता। ही हैज बॉट अ नाइफ टू कट विद प्रीपोजिशन लगाई, न लगाते गलत हो जाता। आई हैव परचेज इंक टू राइट इन प्रीपोजिशन लास्ट में लगाई, न लगाते गलत हो जाता। आई आस्क फॉर अ पेन टू राइट विद प्रीपोजिशन लगाई, न लगाते गलत हो जाता। वी नीड अ गन टू शॉट विद, न लगाते गलत हो जाता। द मैन स्पून टू ईट विद, न लगाते गलत हो जाता। नो एयरलाइन इज सेफ टू ट्रेवल बाई, न लगाते तो गलत हो जाता। अब आप समझिए, ये प्रीपोजिशन आप देख के ना आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अच्छा भी ना लग रहा होगा कि यार लास्ट में प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, प्रीपोजिशन लग क्यों रहा है? अगर आप सोचिए, ध्यान से समझिए कि मान लीजिए इन ये प्रीपोजिशन नहीं लिखा तो सेंटेंस क्या होता, आई हैव अ हाउस टू लिव, मेरे पास एक घर है रहने के लिए। तो भैया किसी चीज में आप रहेंगे तो उसके लिए प्रीपोजिशन रिलेट करेंगे ना। इस टू लिव इन्फिनिटिव से आप इस घर को रिलेट अब कैसे करेंगे, तो इसको रिलेट करने के लिए कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए होगी ना। तो यहाँ पे इसलिए इन लगाए। इस टू सीट से बैठने किस पर बैठेंगे, सरफेस। अभी टेंशन मत लीजिए कि इन आएगा कि आन आएगा कि विद आएगा, मैं बाद में सब बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आएगा, इनर प्लेस के लिए इन आएगा, सरफेस के लिए आन आएगा। अभी ये परेशान मत होइए कि इन आएगा कि विद आएगा कि आन आएगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि सेंटेंस के लास्ट में 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव लिखा हो
और उसके पहले नाउन लिखा हो तो इस इन्फिनेटिव को नाउन को रिलेट करने के लिए एक उचित प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो इस इन्फिनेटिव के बाद वही प्रीपोजिशन आएगी ताकि इस नाउन के साथ रिलेट कर पाए। ठीक है, एग्जाम में बड़े बड़े सेंटेंस में इन्फिनेटिव रिमूव कर देगा तो देखने में अच्छा, ये प्रीपोजिशन रिमूव कर देगा देखने में आपको अच्छा भी लगेगा लेकिन बहुत बड़ी एरर हो जाएगी। ओके, तो ब्लंडर मत करिएगा। अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आ रहा है थोड़ा मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जैसे अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा कि प्रीपोजिशन देना क्यों जरूरी है तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा आई हैव अ हाउस टू लिव, तो इस टू लिव को मेन वर्ब बनाइए। तो आप क्या बोलेंगे, यू लिव इन अ हाउस, या फिर यू सिट ऑन अ चेयर, मतलब आप बैठते हैं या बैठते कहाँ पे, चेयर पर। आप रहते हैं कहाँ में, घर में। आप काटते हैं सब्जी उब्जी को, या आपने खरीदा और इधर क्या काटने के लिए सब्जी उब्जी, चाकू। तो आप ये वर्ब को मेन वर्ब बना के एक बार मतलब इमेजिन करिए, ये जो मैंने दिया है ये आप अपने से इमेजिन करिए, तब आपको लगेगा कि हाँ यार प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही है, क्योंकि इस इन्फिनेटिव से इस नाउन को आप कोरिलेट कर नहीं पाएंगे बिना प्रीपोजिशन के। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि सेंटेंस के लास्ट में इन्फिनेटिव हो और उसके पहले नाउन हो, तो उन दोनों को कोरिलेट करने के लिए, रिलेट करने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए प्रीपोजिशन रिक्वायर होगी, और जो भी प्रीपोजिशन उचित लगेगी वही हम लोगों को लगाना रहेगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। कौन सी प्रीपोजिशन आएगी ये बात आगे के लेक्चर में हम कंफर्म करेंगे। अभी सिर्फ इतना आपको सीखना है कि इन्फिनेटिव लास्ट में है, उसके पहले नाउन है, तो रिलेशन दिखाने के लिए हमें प्रीपोजिशन चाहिए। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए ये बात समझ आई कि नहीं, तब हम आगे और अगले कॉन्सेप्ट में चले। सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताएं कि ये बात क्लियर हुई कि नहीं। जल्दी से बताइए भैया, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। सारे बच्चे कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग कि क्लियर हुआ कि नहीं। जल्दी से सारे के सारे बच्चे कमेंट करें। सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे। ये आराम से प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़िए, वन बाई वन करके हम सारे चैप्टर कवर अप करा देंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे चैप्टर कराए जाएंगे एक एक करके, इसलिए पढ़िए बस। सारे बच्चे कमेंट करिए, समझ आ रहा ना। राहुल जी, आर्या जी, विपिन जी, कृष्णा जी, अभिषेक जी, इसका जी, उदय जी, कृष्णा जी, कुलदीप जी, कुशवाहा जी, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए डियर लर्नर की क्लियर हो रहा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाली फीलिंग लाइए तब मज़ा आएगा। ओके खान साहब, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह, लाइक वगैरह सब लोग कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, पढ़ाने में मज़ा आए ना। जितने ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे उतना ही हमको भी मज़ा आएगा, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास है नहीं। अब मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तभी पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, हर जगह लाइक वगैरह कर दिया करिए ताकि लोग जाने समझें और मज़ा आए फिर। चलिए देखिए डियर लर्नर, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका ये है, और ध्यान रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो बच्चे लाइव नहीं आएंगे कुछ देर बाद ये सारे वीडियो प्राइवेट या डिलीट हो जाएंगे। ना आए, लाइव नहीं पढ़ेंगे तो समझिए वीडियो मिलेगा भी नहीं आपको। इसलिए सुबह मॉर्निंग में 6 AM से 7 AM तक आप पढ़ा करिए। अभी ग्रामर पढ़िए, 1-2 दिन में वोकैब का भी हम सोल्यूशन आपको देंगे और उसकी भी टाइमिंग बताएंगे। ठीक है, हाँ, और टाइम से सब लोग रहा करिए। ये जो बच्चे 6 से 7 तक लाइव आके नहीं देखेंगे या कंटिन्यू वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में बाद में सब डिलीट हम करवा देंगे, फिर आप देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए मन लगा के सुबह सुबह पढ़ा करिए। हम सुबह आके आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़िए। ओके, आज 1-2 वीडियो अभी पढ़ा रहेगा, फिर आगे के सारे वीडियो डिलीट होने लगेंगे। इसलिए बी अलर्ट, साथ साथ देखिए जिससे आपको फीलिंग आए क्लास वाली और हमको फीलिंग आए जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन प्रोनाउन। तो अभी तो हम बताए आपको कि प्रीपोजिशन, ध्यान से समझिएगा, प्रीपोजिशन पूरी इंग्लिश में 2 ही चीज़ें हैं, एक प्रीपोजिशन एक ट्रांसिटिव वर्ब, जिसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है ना। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और अभी कुछ देर पहले पढ़े थे प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा डियर लर्नर, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब कोई प्रीपोजिशन लिखा हो तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा
प्रीपोजिशन के बाद हमेशा पहली बात नाउन प्रोनाउन आएगा, ये एक बात कंफर्म होनी चाहिए। और दूसरी बात ये नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ओके। हालांकि जो नाउन होता है, जैसे मान लो राम हमने लिखा, तो जो नाउन है तो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक ही जैसा रहेगा, आर ए एम ना। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? जब भैया सब्जेक्ट की जगह आएगा तो हम उसे सब्जेक्ट मानेंगे, और ट्रांसिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद होगा तो हम उसे ऑब्जेक्ट मानेंगे। ओके। लेकिन जो प्रोनाउन होता है ना भैया, उसका सब्जेक्टिव अलग केस होता है, ऑब्जेक्टिव अलग। जैसे आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव ना, वी सब्जेक्टिव, अस ऑब्जेक्टिव, ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव, दे सब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव। तो प्रोनाउन में बड़ा लोचा होता है। जहां प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, एग्जाम में कई बार वहां पे आपका सब्जेक्टिव केस लगा देगा। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है आई डू नॉट डिपेंड ऑन। ऑन ये प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये राम ऑब्जेक्टिव केस का है। ठीक है। अगला आई डू नॉट डिपेंड ऑन। अब हमने नाउन नहीं प्रोनाउन लिखा तो हिम लिखा, अगर ही लिख देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही तो सब्जेक्टिव केस है। अगला बिटवीन प्रीपोजिशन होती है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो यू देखिए ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर आई लिख देते तो सब्जेक्टिव हो जाता, गलत हो जाता। आप जानते हैं यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यही होता है, तो जब प्रीपोजिशन या ट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिखा हो तो हम यू को ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे, वर्ब की सब्जेक्ट की जगह है तो यू को हम सब्जेक्टिव केस मानेंगे। लेकिन आई का सब्जेक्टिव केस आई होता है और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो बिटवीन प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो हमने मी लिखा, आई लिख देते तो गलत हो जाता। ये बात कंफर्म हुई, समझने की कोशिश करिए डियर लर्नर। बात अभी तक ये चल रही है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, और वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तीसरी बात आप देखिए कि जब आप कह रहे हैं कि अच्छे से समझिएगा, बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रीपोजिशन या कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद कभी भी कोई किताब पलटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर सही से समझ के पढ़ेंगे तो। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन प्रोनाउन आता है। क्या आता है भैया? नाउन प्रोनाउन आता है, और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती। अच्छा, तो कई बार क्या लिखा रहता है कि प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान से देखिएगा, कई बार प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको बताया गया होगा या किताबों में आपने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। डियर लर्नर, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती ही नहीं, प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन प्रोनाउन आता है। और आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, वर्ब पहली फॉर्म, वर्ब दूसरी फॉर्म, वर्ब तीसरी फॉर्म, वर्ब चौथी फॉर्म एंड वर्ब पांचवी फॉर्म। मेन वर्ब की ये मॉडर्न इंग्लिश में 5 फॉर्म होती है, ओल्ड में 3 होती थी, अब 5, जैसे गो, वेंट, गोइंग, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो इन 5 फॉर्म में से नाउन का काम सिर्फ ये चौथी फॉर्म करती है, को ध्यान से समझिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो ये एक वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। और ये वर्ड या तो आपका नाउन बनेगा जिसे आप जीरंड बोलते हैं, या तो ये एडजेक्टिव बनेगा जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, या तो ये वर्ब बनेगा जिसे आप मेन वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब की चौथी फॉर्म जिसे आप आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं वो नाउन का काम कर सकती है। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद कभी भी 5 फॉर्म में से कोई वर्ब की फॉर्म यूज हुई होगी तो वो चौथी फॉर्म होना चाहिए, या चौथी फॉर्म नहीं है तो उसको चौथी फॉर्म बनाइए, क्योंकि चौथी फॉर्म नाउन का काम कर सकती है। तो इसलिए हम लोग प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म का यूज़ करते हैं, और वो फिर वर्ब नहीं रह जाती, वो फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन जीरंड बन जाता है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमें नाउन लिखना होता है। पहली, दूसरी, तीसरी एंड 5वीं फॉर्म कभी नाउन का काम नहीं करती, चौथी फॉर्म नाउन का भी काम कर जाती है जीरंड के रूप में। इसलिए प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब की कोई फॉर्म लगानी हो तो डियर लर्नर चौथी फॉर्म लगाइएगा, और वो चौथी फॉर्म वर्ब नहीं रहती, वहाँ पे नाउन रहता है। और यही डिफिनीशन हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट पिछला वाला हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे
तो कह रहा है व्हेन वर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, कह रहा कि अगर वर्ब को प्रीपोजिशन के बाद रखा जाए तो दे शुड बी इन द जीरंड फॉर्म, तो उसे जीरंड फॉर्म में होना चाहिए। जीरंड फॉर्म मतलब वही चौथी फॉर्म, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। सी इंसिस्टेड ऑन, तो ऑन प्रीपोजिशन है, अब गोइंग लिखा है, सही है। अगर यहाँ पे गो लिख देते, गोज लिख देते, गॉन लिख देते, वेंट लिख देते तो गलत हो जाता। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, और वर्ब दी हो तो वर्ब का नाउन फॉर्म चौथी फॉर्म काम करती है नाउन का, तो इसीलिए प्रीपोजिशन के बाद चौथी फॉर्म हमेशा लगाते हैं, और फिर वो वर्ब नहीं रह जाती, नाउन बन जाता है। अगला, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ, आप प्रीपोजिशन है तो विनिंग लगाए, अगर विन वान वगैरह लगाए होते तो गलत हो जाता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, वर्ब की चौथी फॉर्म नाउन का काम कर जाती है। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन, ईच वीक ही रोट हर 3 लेटर्स एज वेल एज, ना जानते हो तो जान लीजिए, अभी मैं पढ़ाऊंगा। एज वेल एज भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अगर ये प्रीपोजिशन ये भी है तो इसके बाद वर्ब आएगी तो दूसरी फॉर्म या तीसरी फॉर्म या पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म नहीं, हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म नाउन आना चाहिए। तो कॉल्ड नहीं कॉलिंग होगा ना, कॉल की चौथी फॉर्म यानी नाउन के रूप में कौन यूज होगी, कॉलिंग। तो नीचे वाला सही है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। अभी तक जो पढ़ाया समझने की कोशिश करिए। प्रीपोजिशन एक रिलेशन दिखाने वाला वर्ड है, प्रीपोजिशन एक रिलेशन दिखाने वाला वर्ड है, इसलिए जिस वर्ड से रिलेशन दिखाएगा इसके बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आएगा, और वो नाउन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्लियर। तीसरी बात, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब 5 फॉर्म में से कोई वर्ब आए तो सिर्फ चौथी फॉर्म आ सकती है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है और वर्ब की चौथी फॉर्म ही नाउन का काम करती है, और कोई फॉर्म वर्ब का नाउन का काम नहीं करती। इसीलिए वर्ब के बाद आप रूल पढ़ लेते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, रियल में वो वर्ब वहाँ पर रह ही नहीं जाती, वो नाउन बन जाता है। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो बनता है। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डियर लर्नर, अच्छे से समझिएगा, सारे बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट हैं। अभी आप एक ही बात बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, नाउन प्रोनाउन। क्या आना चाहिए नाउन प्रोनाउन। अगर आप नाउन प्रोनाउन के अतिरिक्त कोई दूसरी पार्ट्स आप स्पीच लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है, नाउन प्रोनाउन। क्यों आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का काम आपको बचपन से पता होगा कि ऑब्जेक्ट का काम नाउन प्रोनाउन ही करता है। तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, ये है आपका रियल कॉन्सेप्ट। अब पगलैती करेंगे कि कहा जाएगा, किताबों में लिखा रहेगा कि एडवर्ब के पहले, ध्यान से समझिएगा भैया, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। ध्यान से समझिए, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तो इतना तो कॉमन सेंस है ना आपके पास कि जब मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। तो वही तो कह रहा कि प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब लगाएं, या किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन लगाएं तो गलत तो हो ही जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन एडवर्ब के लिए थोड़ी आएगा, प्रीपोजिशन आएगा नाउन प्रोनाउन के लिए। इसलिए प्रीपोजिशन के बाद कभी एडवर्ब नहीं, हमेशा नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। इतनी बात कंफर्म हुई। तो यही किताबों में रूल लिखा रहता है कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैंने आपको डिफाइन किया। आइए, अच्छा एडवर्ब क्या होते हैं आप जानते हैं, जो वाई का रिप्लाई दें, क्यों का ना, जो व्हेन का रिप्लाई दें, कब का, जो वेयर का रिप्लाई दें, कहाँ का, जो हाउ का रिप्लाई दें, कैसे, मैनर का। तो इन सब के रिप्लाई देने वाले वर्ड को एडवर्ब बोला जाता है। तो कभी भी ऐसा आंसर आए आपसे तो इसके पहले कभी भी एडवर्ब ना लगाइएगा। ओके, अरे कहते नहीं है यहाँ वहाँ घर में, ऐसे ना, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, ये सब क्या है, एडवर्ब है। देखिए, तो वही कह रहा है। अब ध्यान से अच्छे से समझिएगा मेरी बातों को। क्वेश्चन देखिए जैसे ही इज गोइंग, अब एक साथ मैंने कई एग्जांपल दे दिए हैं, ये अलग अलग एग्जांपल दे, समझिएगा। ही इज गोइंग एब्रॉड, एब्रॉड होता है विदेश का कोई ऐसा, विदेश में कोई भी ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं, तो एक प्लेस होता है, एब्रॉड प्लेस होता है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। होम भी, आपका होम भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हाउस नाउन है लेकिन होम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ध्यान रखिएगा, रहने वाले प्लेस को बोला जाता है आपका होम। होम एक एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला वर्ड है। अच्छा, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है वहाँ, हियर यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एवरीवेयर हर जगह, समवेयर, नोवेयर,
तो ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। और यही नहीं, और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो एडवर्ब ऑफ प्लेस का रिप्लाई दें, एडवर्ब ऑफ टाइम का रिप्लाई दें। तो कोई भी एडवर्ब होगा तो उसके पहले बंधु प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ओके, अच्छा, एग्जाम में ये बहुत आता है, होम और अब्रॉड, ये दो वर्ड बहुत पूछा जाता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन कनेक्ट मत करिएगा। उसके अतिरिक्त आपने कई बार देखा होगा, ये तो सब प्लेस वाले एग्जाम्पल थे। अब आपने अक्सर देखा होगा मंडे संडे, ऐसा पढ़ा है ना आपने, मंडे संडे वीक। तो इसके पहले अक्सर न्यूज़पेपर में आपने आन देखा होगा, आन मंडे आन संडे। तो आप कहेंगे सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसके साथ प्रीपोजिशन आती तो है। डियर मंडे संडे, ये जो डे के नाम वगैरह होते हैं, वीक वगैरह के, ये नाउन है और नाउन को कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इन्हीं संडे मंडे वीक मंथ, इनके पहले अगर हम डिटर्मिनर दिस लगा दें, दैट लगा दें, ईच लगा दें, इवरी लगा दें, नेक्स्ट लगा दें, लास्ट लगा दें, पास्ट लगा दें, प्रीवियस लगा दें, तब ये मिल के बन जाता है एडवर्ब फ्रेज, तब ये एडवर्ब बन जाएगा। और जब ये एडवर्ब बन जाएगा तब कोई प्रीपोजिशन इसको रिक्वायर नहीं होगी। ओके, फिर से समझिए, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एडवर्ब होगा तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं, नाउन प्रोनाउन आता है। दूसरी बात कि ये जो संडे मंडे वीक वगैरह होते हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये वर्ड नाउन होते हैं। ये एडवर्ब कब बनते हैं? जब इनके पहले डिटर्मिनर हम लोग लगा देते हैं, जैसे दिस लगा दें, दैट लगा दें, ईच लगा दें, इवरी लगा दें, नेक्स्ट लगा दें, लास्ट लगा दें, पास्ट लगा दें, प्रीवियस लगा दें, और इसके बाद लिखें संडे मंडे वीक मंथ, तब ये एडवर्ब बन जाएगा। तब ये व्हेन का रिप्लाई देने लगता है। किसका रिप्लाई? व्हेन, कब। और जब ये एडवर्ब बन जाएगा तब इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। फिर से समझिए, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि संडे मंडे वीक मंथ ये रहे तो इनके साथ प्रीपोजिशन आती है क्योंकि ये नाउन होते हैं। लेकिन जब इनके पहले ये हम डिटर्मिनर यूज कर देते हैं तब ये डिटर्मिनर प्लस ये नाउन मिलके एडवर्ब बन जाते हैं और ये व्हेन का रिप्लाई होता है। जैसे ये वाले सारे वर्ड वेयर के रिप्लाई थे, ऊपर वाले सारे वर्ड व्हेन के रिप्लाई हो जाएंगे अगर ये डिटर्मिनर आप लगा देंगे तो, और ये बन जाएंगे क्या? एडवर्ब। और जब एडवर्ब हो जाएंगे तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आई मेट मी स्टरडे। तो स्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई है। अगर यहाँ पे आन लगा देते या कोई प्रीपोजिशन लगा देते तो गलत हो जाता। अगला देखिए, आई विल कम ऑन मंडे, आई विल कम ऑन मंडे। अब ध्यान से समझिएगा, मंडे ये नाउन है, ध्यान से समझिए बंधु, मंडे ये नाउन है। क्या है? मंडे ये नाउन है और नाउन के पहले प्रीपोजिशन आ सकती है, तो ये वाला सेंटेंस सही है। आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा। ध्यान से समझिए, ये जो एडवर्ब आप ये डे, ये जो आपके टाइम दिखाने वाले वर्ड हैं डे वगैरह, मंडे संडे, ये नाउन होते हैं। तो नाउन को कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन आएगी। तो ऑन मंडे ऑन संडे सही है, ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके ये एडवर्ब बनता है। ओके, तो ये वाला सेंटेंस देखो सही है। लेकिन अगला देखो, अगला आ गया मंडे और मंडे के पहले क्या लिख दिया आपने? नेक्स्ट। तो ये दिस दैट ईच एवरी नेक्स्ट लास्ट पास्ट प्रीवियस से लिख देंगे। तो अब ये नेक्स्ट और मंडे दोनों मिलके बन गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर अब हम यहाँ पे ऑन लगा देते या कोई प्रीपोजिशन लगा देते तो गलत हो जाता। अगला देखो भैया, अगला है माय फ्रेंड विल कम फ्रॉम जयपुर नेक्स्ट वीक। तो ये वीक था आपका क्या? नाउन। इसके पहले प्रीपोजिशन आ सकती थी लेकिन नेक्स्ट लगाते ही नेक्स्ट और वीक मिलके ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। इसके पहले अब लगा देते टू वगैरह या कोई प्रीपोजिशन तो गलत हो जाती। अगला देखिए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, कैट्स एंड डॉग ना जानते हो तो जान लीजिए, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। कैट्स एंड डॉग्स ये इडियम है, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश। कैसी बारिश? मूसलाधार। तो ये हाउ का रिप्लाई है और हाउ का रिप्लाई है इसलिए ये एडवर्ब है। तो अगर ये एडवर्ब है तो अगर रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग लगा देते या कोई प्रीपोजिशन लगा देते तो गलत हो जाता बंधु। अगला देखिए, सी इज वर्किंग टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है ना। टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से। तो कैसे? पूरी ताकत से वह काम करता है या पूरी मेहनत से। तो हाउ का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। तो अगर यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लगा देते तो गलत हो जाता। भैया एडवर्ब एक वर्ड भी हो सकता है, एक से अधिक वर्ड भी हो सकता है। एक वर्ड होगा तो एडवर्ब वर्ड होगा, एक से अधिक वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा होगा तो एडवर्ब फ्रेज होगा। कॉन्सेप्ट ये था कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, यानी एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा।
तो जो एडवर्ब, पता कैसे चलेगा कि एडवर्ब है ये वर्ड? हाउ का रिप्लाई यानी कोई काम कैसे हुआ, व्हेन का रिप्लाई कोई काम कब हुआ, वाई का रिप्लाई कोई काम क्यों हुआ, वेयर का रिप्लाई कोई काम कहाँ हुआ। अगर इनका रिप्लाई कोई वर्ड दे रहा है तो वो एडवर्ब है। ओके, संडे, मंडे, वीक, मंथ ये सब नाउन होते हैं, इनके साथ प्रीपोजिशन आता है। लेकिन इन्हीं वर्ड के साथ अगर हम दिस, दैट, ईच, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, पास्ट, प्रीवियस लगा दें तो डिटर्मिनर प्लस वो नाउन वर्ड मिलके बन जाता है एडवर्ब फ्रेज और व्हेन का रिप्लाई देने लगता है, इसलिए इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती। और होम और एब्रॉड ये रहने वाले स्थान के लिए लगता है। होम ये पर्टिकुलर कोई हो जाता है और आपका एब्रॉड विदेश वाली जगह, तो इसलिए ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए डियर लर्नर। चलिए कमेंट करके बताइए, थोड़ा हम देख रहे हैं कमेंट आप लोगों के, कमेंट करके बताइए समझ आया कि नहीं। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। तो अब प्रीपोजिशन का सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे बच्चे कमेंट करके पहले बताएं ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए। शैलेंद्र जी, अवनीश जी, राकेश जी, आशीष जी, पवन जी, इसका जी, कुलदीप जी, छोटू पटेल, खुशवाहा साहब, उदय सिंह, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से बताइए। नवम पांडे, सारे बच्चे जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि समझ आया कि नहीं। इतना क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ें। शिखा जी, दीपक जी, कुलदीप जी, सारे बच्चे जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें पहले। अलका जी, कंचना जी, अमित जी, निधि जी, यमुना जी, विपिन जी, आशीष जी, कमल जी, शैलेंद्र जी, सागर जी। चलिए बच्चों को समझ आ रहा है। चलिए तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं डियर लर्नर। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह कर दीजिए, सारे बच्चों तक मैसेज पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह शेयर वगैरह करिए ताकि कल से क्लास आपकी और इफेक्टिव रहे और पावरफुल रहे। डेली सुबह मॉर्निंग में हम लोग 6 AM पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मन लगा के सुबह उठा करिए और मन लगा के पढ़ा करिए। चलिए अब अभी जो बात बताए थे उसी पे अमल करिए और समझिए। मैंने ये कहा, ध्यान से समझिएगा डियर लर्नर, कि प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है यानी नाउन प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। एक बात बताइए, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो और ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता ना। तो इसी से एक बात प्रूफ हो गई कि अगर आप नोटिस करें तो बात ये निकल के सामने आई रिजल्ट डियर लर्नर कि प्रीपोजिशन होगा कोई और उस प्रीपोजिशन के बाद उसका खुद का ऑब्जेक्ट होगा यानी नाउन प्रोनाउन होगा और ये नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और मान लीजिए आगे हमें वर्ब लगानी है तो आप बाकी खुद समझदार हैं कि वर्ब इसके हिसाब से कभी नहीं लगेगी। वर्ब इसके पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा इसके हिसाब से लगेगी। अगर ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल नंबर का है तो वर्ब प्लूरल होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि प्रीपोजिशन, ये मान लीजिए सेंटेंस है और काफ़ी बड़ा सेंटेंस लिखना है तो प्रीपोजिशन से आप ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर कई प्रीपोजिशन यूज हुए हैं तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वो सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब का निर्धारण ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट करता है। इसलिए वर्ब जो आती है हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी 1000 नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन से ऐड हुए हों तो जो मेन वाला नाउन प्रोनाउन होगा वो सबसे पहले वाले प्रीपोजिशन का सबसे पहले वाला होगा। अगर वो सिंगुलर है तो वह सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वह प्लूरल। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लिखा नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब का निर्धारण ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट करता है। और आज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूरी इंग्लिश में पूछे गए हैं तो इसी कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा हम इलेबोरेट करें। देखिए डियर लर्नर, लिखा है विद, ऑफ लिखा है, विद लगा है, एलॉन्ग विद लगा है, टुगेदर विद लगा है, एज वेल एज। इससे बड़ा क्वेश्चन आजकल आ रहा है, एज वेल एज ये कंजंक्शन नहीं होता, कुछ किताबों में कंजंक्शन दिया रहता है बट आप समझिएगा ये कंजंक्शन नहीं, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशन हो, वर्ड हो या कंपाउंड प्रीपोजिशन हो या प्रीपोजिशनल फ्रेज हो या डबल प्रीपोजिशन हो, कौनो प्रीपोजिशन हो, आगे मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा तो बताऊंगा। अभी ये समझिए कि कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
फिर बिसाइड्स लिखा है, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग शामिल करना, एक्सक्लूडिंग बाहर करना। बट और एक्सेप्ट का मतलब सिवाय होता है। बट का मतलब जब एक्सेप्ट होता है, सिवाय, तब ये प्रीपोजिशन होता है। जब इसका मतलब लेकिन होता है तब ये कंजंक्शन होता है। लाइक की तरह, लाइक वर्ब भी होता है, आई लाइक यू, ये वर्ब है, लेकिन लाइक प्रीपोजिशन होता है जब के जैसा या की तरह। सी सिंग्स लाइक हर मदर, तो जब की तरह की मीनिंग आए तो लाइक प्रीपोजिशन होता है। बिटवीन, दो के बीच की बात है बिटवीन। एमंग, दो से अधिक की बात है। नो लेस देन, एंड नॉट, इन एडिशन टू, accompanied बाई, और बहुत सारे हजारों प्रीपोजिशन। तो इतना ही नहीं, इतना मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा भी कोई प्रीपोजिशन, कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि कोई प्रीपोजिशन अगर होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब का निर्धारण कभी ऑब्जेक्ट नहीं करता। वर्ब अगर लगानी होती है तो रेगुलेट होती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब वर्ब आएगी। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, अच्छे समझिएगा भैया। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आप प्रीपोजिशन हो गया, तो ये जब प्रीपोजिशन हो गया तो इससे कोई लेने देना नहीं, वर्ब कास्ट के हिसाब से लगेगी। कास्ट ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, अब्स्ट्रैक्ट, तो ये आपका वर्ब सिंगुलर लेगा, तो इज आया। एग्जाम में आर ओ लगा देगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर, आप प्रीपोजिशन हो गया तो दिस फ्लावर इसके क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो मेन सब्जेक्ट आपका स्मेल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगी तो सिंगुलर आया है, आपके एग्जाम में प्लूरल कर देगा। अगला देखिए, द हाउस विद, तो विद प्रीपोजिशन है तो ऑल द बिलोंगिंग्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट हाउस है, हाउस सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, आपके एग्जाम में प्लूरल कर देगा। अगला देखिए, कसाब एलांग विद, एलांग विद ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। हिज फ्रेंड इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ड कसाब है, कसाब सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, सिंगुलर वर्ब। अगला देखिए, माई सिस्टर अनलाइक, अनलाइक प्रीपोजिशन है, लाइक का उल्टा अनलाइक होता है ना, अनलाइक मतलब होता है की तरह नहीं। डिसलाइक वर्ब होती है, लेकिन लाइक और लाइक ये आपका अनलाइक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। देखिए अच्छे से, अगला लिखा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन है तो इंडिया एंड पाकिस्तान इसका ऑब्जेक्ट हुआ, मेन सब्जेक्ट कोऑपरेशन है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगला है राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर, तो एज वेल एज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो हिज सिस्टर इसका ऑब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट राहुल है, राहुल के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। अगला देखिए डियर लर्नर, शिप आफ्टर शिप, आफ्टर ये प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन के बाद शिप ये ऑब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट ये वाला शिप है, ये सिंगुलर है तो इज आएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, आ गई सिंगुलर वर्ब। अगला देखिए, एवरीथिंग बट वाटर, हर एक चीज सिवाय पानी, तो बट यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो वाटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेन सब्जेक्ट एवरीथिंग है। एवरीथिंग ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ये सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर, तो ये सही लिखा है। अगला देखिए डियर लर्नर, एवरीथिंग बट टेबल, फिर यहाँ बट प्रीपोजिशन है तो टेबल इसका ऑब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट एवरीथिंग है, ये सिंगुलर लेता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगला देखिए, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड, तो यहाँ पे देखिए ये इन प्रीपोजिशन है तो मेन सब्जेक्ट देखिए, हालांकि कंपाउंड नाउन है सिस्टर इन लॉ तो ये प्लूरल है मेन ना, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अगला, राज एंड नॉट हिज, एंड नॉट भी ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज होता है, तो हिज फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट राज है, सिंगुलर वर्ब लेगा तो सिंगुलर लगाया हमने। अगला देखिए, द पिजन लाइक अदर, लाइक की तरह यहाँ पे दिखा रहा तो ये प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो अदर वर्ड्स इसका ऑब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट पिजन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आया है। अगला, फोर क्वेश्चंस इन एडिशन टू, इन एडिशन टू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो द फर्स्ट क्वेश्चन ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो हैव लगाया है। तो मैंने तो सारे क्वेश्चन सही करके दिए हैं, आपके एग्जाम में गलत करके आएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अगर प्रीपोजिशन से कई नाउन, प्रीपोजिशन से कई नाउन अगर जुड़े हों तो वो जो वर्ब लगेगी वो प्रीपोजिशन सबसे पहले वाले, प्रीपोजिशन के सबसे पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन प्रोनाउन जो लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए पहले वाला मेन होता है। ओके, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से समझिए, जब कभी भी कोई ध्यान से समझिएगा, कोई प्रीपोजिशन लिखा है और उस प्रीपोजिशन से, ध्यान से समझिएगा, उस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कोई नाउन, अच्छा प्रीपोजिशन है तो नाउन तो ओबे करेगा, और उसके पहले कोई अगर प्रीपोजिशन लिखा है और ये नाउन नंबर 1 और नाउन नंबर 2 और एग्जाम में आ जाए नाउन 1 इक्वल टू नाउन 2, यानी दोनों नाउन सेम हो,
मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि कोई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से तुरंत पहले और प्रीपोजिशन से तुरंत बाद सेम ही नाउन लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। ऐसी कंडीशन में दोनों नाउन सिंगुलर, जैसे पेज आफ्टर पेज, सिटी आफ्टर सिटी, विलेज आफ्टर विलेज, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, डोर टू डोर। तो ध्यान रखिएगा, कोई प्रीपोजिशन है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। कोई प्रीपोजिशन है और उस प्रीपोजिशन से तुरंत पहले कोई नाउन लिखा है और उस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कोई नाउन लिखा है और ये दोनों नाउन सेम हैं, एक ही नाउन है, तो ध्यान रखिएगा दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर दोनों प्लूरल कर दें या दोनों में से एक को प्लूरल कर दें तो गलत हो जाएगा। ओके, तो जैसे आपका डे आफ्टर डे, पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर, र अपॉन र, विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, इसी तरह से बहुत सारे। तो ध्यान रखिएगा किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन सेम जुड़े हों आगे पीछे तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होंगे, प्लूरल मत करिएगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, शिप आफ्टर शिप, सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी। अगर हम इसको टाउन्स आफ्टर टाउन्स कर देते या टाउन आफ्टर टाउन्स कर देते या टाउन्स आफ्टर टाउन्स कर देते तो गलत हो जाता। ओके, एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरी बात है कि अगर वर्ब कैसी आएगी, तो एक कंफर्म बात है कि ये प्रीपोजिशन के बाद ये वाला नाउन ऑब्जेक्ट होगा तो यही वाला नाउन अकॉर्डिंग लगेगा, तो ये ऑलवेज सिंगुलर होगा, तो वर्ब इस केस में हमेशा सिंगुलर आती है। तो आज की जो क्लास में हमने अभी आपको अभी तक जो भी पढ़ाया उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिक में मैंने पढ़ाई, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में कि कौन कौन सी वर्ब हैं और कहाँ ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। आपने रटा होगा कि डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, इलस्ट्रेट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, ज्वाइन हो गया, इंश्योर हो गया, एम्फेसाइज हो गया, स्ट्रेस हो गया, ऑर्डर हो गया, अवे हो गया, अर्ज हो गया ना, आपका रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया और अफेक्ट हो गया, साइन हो गया, आंसर हो गया, कम्बैक्ट हो गया, इक्वल हो गया, कंसर्न हो गया, इश्यू हो गया, रेडिकूल हो गया, बेनिफिट हो गया, वायलेट हो गया, इन्वेड हो गया और आपका डिस्पाइट हो गया, कंप्राइज हो गया, अवेट हो गया, रीच हो गया, आपने कंप्राइज हो गया। आपने पढ़ा होगा कि इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं आती। कल की क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा क्यों नहीं आती, हर एक चीज़ के पीछे की वजह जानिए इंग्लिश में, तब मज़ा आएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पहला पढ़ा कि प्रीपोजिशन एक रिलेशन दिखाने वाला वर्ड होता है, इसलिए ये प्रीपोजिशन जिसके साथ रिलेशन दिखाएगा हमेशा वो नाउन प्रोनाउन आएगा और ये नाउन प्रोनाउन हमेशा किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। इसका केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, कभी भी ये सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखी है तो हमेशा आईएनजी वाली वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब की चौथी फॉर्म जिसे आप आईएनजी बोलते हैं यही नाउन का काम करती है। तो अगर वर्ब की चौथी फॉर्म लगा देंगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। अगली बात कि अगर प्रीपोजिशन से आप कई नाउन जोड़ रखे हैं, नाउन प्रोनाउन, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, इसलिए कभी भी वर्ब अगर लगाना होगा तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो होगा सबसे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। अगली बात, आपने देखा कि कभी भी एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, एडवर्ब नहीं। अगली बात, आपने देखा कि कोई प्रीपोजिशन लिखा है और प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद दोनों सेम नाउन आ जाए तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। तो कल की क्लास में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। डेली हम लोगों की जो ग्रामर की क्लास होगी वो 6 AM से 7 AM होगी, ये डेली चलेगी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी आपके डेली वीडियोस जाते रहते हैं। वोकैब की भी 1 घंटे की क्लास अभी मैं जस्ट लगाने वाला हूं, तो 1-2 दिन में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये अभी मन लगा के पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस वीडियो डिटेल में इसमें चला जाएगा। जो भी 2,500-3 हज़ार क्वेश्चन है उसका भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। मन लगा के पढ़िए, भले क्लासेस वगैरह बंद हो गई ऑफलाइन, लेकिन आपके पेपर नहीं टलने वाले हैं डियर, इसलिए आप लोगों को मन लगा के पढ़ना चाहिए। आपकी क्लासेस ना बाधित हों, इसीलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद वर्ब या कंजंक्शन पढ़ लेंगे। 1 बाय 1 करके सारे वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा और समझा दूंगा। कोशिश यही करिए कि 6 AM से कंटिन्यू आप लोग लाइव देखा करिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिन बाद ये वीडियो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे या प्राइवेट हो जाएंगे। लाइव देखेंगे तो मन लगा के पढ़ेंगे, आपको फीलिंग आएगी पढ़ाई वाली, क्लास वाली। तो मन लगा के पढ़िए,
नोट्स वगैरह बनाना हो बनाते जाइए, नहीं तो नोट्स हम पूरी प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं सक्सेस हब 247 के नाम से, ओके, ताकि सारी ग्रुप जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है आपको पता चल पाए और सारी पीडीएफ आप वहां से कलेक्ट कर लें। और जो ये मैं आपको प्रिंटेड पीडीएफ बीच बीच में डालता रहता हूँ जो पढ़ाना रहता है, तो इसको मत निकलवाया करिए, नहीं तो ये काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ेगा। वो आपको हम सिंपल पेज वाली पीडीएफ दे देंगे जैसे आप हार्ड कॉपी लेते हैं, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन बैच मेरा परचेस करना चाहते हैं तो बहुत जल्द ऑनलाइन क्या बोलते हैं एक अलग से भी बैच आ रहा है, आप लोगों का तो चलेगा, अलग से भी उसकी टाइमिंग होगी, एक बैच और आ रहा है, तो उसके लिए जो बच्चे एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं अपना ले सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, और चला जाए कल फिर मिला जाएगा इसी टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह कर दीजिए, आग की तरह फैलाइए।